किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नवीन उन्नत तकनीक के साथ करें नवीन उन्नत प्रजातियों की बुवाई भी। किसानों को क्रेडिट कार्डों के माध्यम से बैंक ऋण देने के लिए है तैयार। जैविक खेती कर रहें स्वस्थ। मछली पालन से हो सकती है अर्थव्यवस्था अच्छी। और जाड़े के मौसम में करें मुर्गियों की देखभाल। किसान भाइयों, फसलों से कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए नवीन उन्नत तकनीकी अपनाने के साथ साथ नवीन उन्नत प्रजातियों की बुवाई भी नितांत आवश्यक है। जिले में कृषकों को सुगमता से कृषि सामग्री समय पर उपलब्ध हो सके, इसकी व्यवस्था कृषि विभाग द्वारा पर्याप्त रूप से की गई है। इसके अतिरिक्त बीज उत्पादक समिति तथा निजी विक्रेताओं के यहाँ भी बीज की पर्याप्त व्यवस्था है। उप संचालक कृषि द्वारा कृषकों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की अनुकूलता के आधार पर समय पर फसलों की बुवाई करें। साथ ही बुवाई से पूर्व बीजों को उपचारित करके ही बोएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिला अधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों तथा कृषि विभाग के जनपद एवं मंडल स्तरीय अधिकारियों एवं बैंक प्रबंधकों को किसान क्रेडिट कार्डों के माध्यम से बैंक ऋण देने के लिए जल्द केसीसी जारी करने तथा शिविर लगाकर उनका वितरण करने के निर्देश दिए हैं। संस्थागत वित्त विभाग के विशेष सचिव ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं को भी युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाएं राजस्व, कृषि विभाग, नाबार्ड, ग्राम्य विकास, होमगार्ड, वन, मत्स्य, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, हथकरघा विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, विकास आयुक्त, हस्तशिल्प केंद्र सरकार, निदेशक हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, वित्त पोषण बैंक, पंचायती राज यानी एनजीओ और स्वयं सहायता समूह विभाग तथा वाणिज्य कर विभाग द्वारा जन कल्याणकारी बीमा योजनाएं संचालित की जा रही हैं। आज लोगों में पर्यावरण और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता काफ़ी बढ़ गई है, जिससे जैविक खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। आज लोग स्वस्थ रहने के लिए ऑर्गेनिक फूड को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ठंड की सब्जियों को जैविक खेती द्वारा उगाया जा सकता है। ये बहुत आसान होता है और इसे छोटे बड़े दोनों ही स्तर पर किया जा सकता है। जैविक खेती में हमेशा खाद के तौर पर पशुओं का बचा हुआ भोजन, पशुओं का मल और दूसरे पौधों के अपशिष्ट आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। इन खादों का पर्यावरण पर बुरा असर नहीं पड़ता है और साथ ही पौधों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इसी तरह जहरीली रसायन की जगह प्राकृतिक कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए। जैविक खाद्य पदार्थ परंपरागत तरीके से उगाए गए खाद्य पदार्थों की तुलना में ज़्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं। मछली पालन आज एक बड़ा उद्योग बन चुका है। भारत लगभग 65.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मछली पालन के साथ ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश में ही लगभग 10,61,372 हेक्टेयर ज़मीन पर मछली पालन किया जाता है। उत्तर प्रदेश ने मछली पालन उद्योग में बहुत तेज़ी से प्रगति की है। यहाँ पहले सालाना उत्पादन 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 2,605 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है। ये आंकड़ा इस बात का प्रतीक है कि प्रदेश में मछली उद्योग में अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि ये पैदावार 2.3 लाख हेक्टेयर पानी के स्रोत से हासिल हुई है, जो कि प्रदेश के कुल स्रोतों का सिर्फ 54% है। जाड़े के मौसम में मुर्गियों की अच्छी देखभाल करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ठंड के दिनों में मुर्गी आवास को गर्म रखने के लिए हमें पहले से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तब आवास के शीशे से ओस की बूंद टपकती है। इससे बचने के लिए व्यवसायी को अच्छी ब्रूडिंग कराना तो आवश्यक है ही,
साथ ही मुर्गी आवास के ऊपर पैरा या बोरे, फट्टी आदि बिछा देना चाहिए एवं साइड के पर्दे मोटे बोरे के लगाने चाहिए ताकि वे ठंडी हवा के प्रभाव को रोक सकें। रात में जाली का लगभग 2 फीट नीचे का हिस्सा पर्दों से ढक दें। इसमें खाली बोरी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इससे अंदर का तापमान बाहर की अपेक्षा ऊंचा रहेगा। साथ ही यह ध्यान में रखना चाहिए कि मुर्गी आवास में मुर्गियों की संख्या पूरी हो। जाड़े के मौसम में एक अंगीठी या स्टोव मुर्गी खाने में जला दें, पर अंगीठी अंदर रखने से पहले इसका धुआं निकाल दें। इस प्रकार दी गई थोड़ी सी गर्मी से न केवल मुर्गियां आराम से रहती हैं, बल्कि मुर्गी आवास का वातावरण भी खुश्क बना रहता है। किसान भाइयों, इन बातों को ध्यान में रखा जाए तो आप मुर्गियों को ठंड से तो बचाएंगे ही, पर साथ ही अच्छा उत्पादन लेकर अधिक लाभ भी कमा सकेंगे। कृषि सलाह: धान की शेष पकी फसल की कटाई कर लें। धान की कटाई के बाद गेहूं के लिए खेत की तैयारी तत्काल कर लें। देख लें कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और ढेले न रहने पाएं। गेहूं में बोआई का सबसे अच्छा समय 15 से 30 नवंबर तक का है। इस बीच गेहूं की बोआई हर हालत में पूरी कर लें। प्रमाणित और शोधित बीज ही बोएं। यदि बीज शोधित न हो तो प्रति किलोग्राम बीज को 2 ग्राम कैप्टॉन अथवा 25 ग्राम थिरम से शोधित कर लें। UPW 343, HD 2888, DBW 39, UP 2382, HUW 510 गेहूं की उपयुक्त किस्में हैं। बोआई 20 से 23 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में हल के पीछे कूड़ों में या सीड ड्रिल से करें। इसमें प्रति हेक्टेयर 100 किलोग्राम बीज लगेगा। प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फेट व 40 किलोग्राम पोटाश बोआई के समय प्रयोग करें। यदि खरीफ में खेत परती रहा हो या दलहनी फसल ली गई हो तो 60 किलोग्राम की जगह कुल 50 किलोग्राम नाइट्रोजन डालना होगा। हाँ, अगर हरी खाद का प्रयोग किया गया है तो केवल 40 किलोग्राम नाइट्रोजन पर्याप्त होगा। नवंबर का पूरा महीना चारे के लिए जई बोने के लिए अच्छा है। जई की कैंट UPO 94, UPO 212, क्लेमिंग गोल्ड किस्में अच्छी हैं। 1 हेक्टेयर में 80 से 100 किलोग्राम बीज की ज़रूरत होगी। इस महीने पशुओं को स्वच्छ जल ही पिलाएं। खुरपका, मुंहपका रोग का निरोधक टीका लगवाएं। कृमिनाशक दवा का सेवन कराएं। पशुओं को संतुलित आहार देते रहें। थनैला रोग यानी दूध में छिछड़े आने का उपचार कराएं। नमक मिश्रण खिलाते रहें। दूहने से पहले थन को साफ पानी से धोएं और बर्तन व वातावरण भी स्वच्छ रखें। तो ये थे कृषि समाचार। आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के मंडी भावों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। आगरा की मंडी में गेहूं का भाव 1520 रुपये प्रति कुंतल, इटावा की मंडी में 1430 रुपये प्रति कुंतल, रामपुर की मंडी में 1400 रुपये और सीतापुर की किसान मंडी में गेहूं का भाव 1430 रुपये प्रति कुंतल रहा। बात अगर चावल के भावों की करें तो आगरा की मंडी में चावल का भाव 2100 रुपये प्रति कुंतल, इटावा की मंडी में 2200 रुपये प्रति कुंतल, रामपुर की मंडी में 2225 रुपये प्रति कुंतल और सीतापुर की किसान मंडी में चावल का भाव 2160 रुपये प्रति कुंतल रहा। सरसों के भावों को देखें तो आगरा की मंडी में सरसों का भाव 3320 रुपये प्रति कुंतल, इटावा की मंडी में 3150 रुपये प्रति कुंतल, रामपुर की मंडी में 3150 रुपये और सीतापुर की किसान मंडी में सरसों का भाव 3100 रुपये प्रति कुंतल रहा। नज़र डालते हैं आलू की कीमतों पर। आगरा की मंडी में आलू का भाव 2050 रुपये प्रति कुंतल, इटावा की मंडी में 2060 रुपये प्रति कुंतल, रामपुर की मंडी में 1950 रुपये प्रति कुंतल और सीतापुर की किसान मंडी में आलू का भाव 2175 रुपये प्रति कुंतल रहा।
इसी तरह टमाटर के भावों को देखें तो आगरा की मंडी में टमाटर का भाव 750 रुपये प्रति कुंतल, इटावा की मंडी में 700 रुपये प्रति कुंतल, रामपुर की मंडी में 1100 रुपये और सीतापुर की किसान मंडी में भी टमाटर का भाव 1100 रुपये प्रति कुंतल रहा। आगरा की मंडी में केले का भाव अधिकतम 1920 रुपये प्रति कुंतल, इटावा की मंडी में 2850 रुपये प्रति कुंतल, रामपुर की मंडी में 1240 रुपये और सीतापुर की किसान मंडी में केले का भाव 2100 रुपये प्रति कुंतल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। समाचारों के अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि काम करो मन से मगर, साथ में हो नव ज्ञान, सुख समृद्धि आएगी और बढ़ेगा मान। बहनों भाइयों, हमारा भी यह प्रयास रहता है कि समय समय पर हम आप नवीनतम जानकारियों से अवगत कराएं ताकि इनका उपयोग करते हुए आप अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं आत्मा योजना के बारे में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं कृषि भवन लखनऊ के राज्य समन्वयक आत्मा MP उपाध्याय जी।
उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। उपाध्याय जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, आत्मा में एक शब्द आता है आत्मा, इसका क्या अभिप्राय है? देखिए, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, इसी का लघु रूप है आत्मा। अच्छा। और यह एक स्वायत्तशासी संस्था है जिसकी स्थापना प्रत्येक जनपद में की गई है, और यह जितने भी कृषि कार्यक्रम इस योजना के अंतर्गत किसानों के लाभ के लिए चलाए जाते हैं, उसका पूरा दायित्व संस्था का है। इस संस्था के अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं और इसके सचिव उप कृषि निदेशक उस जनपद के वो होते हैं, और बाकी सभी अधिकारी जो कृषि उत्पादन से जुड़े हुए हैं, बैंक के लोग और किसानों के प्रतिनिधि, ये सब उसके सदस्य होते हैं। जी उपाध्याय जी, ये जो आत्मा योजना है, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, योजना का उद्देश्य तो ये है कि जितनी भी नवीनतम प्रौद्योगिकी कृषि उत्पादन से संबंधित, नवीनतम जानकारी, कृषि से संबंधित कृषि निवेश एवं अन्य सुविधाएं जो किसानों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से उपलब्ध हैं, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, उन सब की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाए और किसान उनका पूरा लाभ लेते हुए अपनी उत्पादन और उत्पादक हैं समृद्ध बने, और उनके आधार पर प्रदेश पूरा समृद्ध बने, देश समृद्ध बने। तो यह योजना क्या राज्य सरकार की है या केंद्र सरकार की भी भागीदारी? देखिए, यह योजना केंद्र पूर्व निधानित योजना है। केंद्र पूर्व निधानित योजना में दोनों की भागीदारी होती है, और इस योजना में अधिकांश कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें कि 90% धनराशि केंद्र सरकार की है और 10% धनराशि राज्य सरकार की रहती है। कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जिसमें कुछ सहयोगी कृषकों की व्यवस्था की जाती है, उसमें 50-50% की दोनों की भागीदारी है। और इसके अलावा कुछ ऐसे कार्यक्रम जो सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए हैं, उनमें 75% भागीदारी केंद्र सरकार की है और 25% भागीदारी राज्य सरकार की है। तो केंद्र पूर्व निधानित योजनाओं में दोनों की भागीदारी रहती है, वही इसमें भी है। जी उपाध्याय जी, अगर हम अपने प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अपने प्रदेश में कितने जिलों में यह योजना चलाई जा रही है? देखिए सुनील जी, यह योजना पहले 32 जिलों में लॉन्च की गई थी सन 2005-06 में, और ये 32 जिले वो थे जिनमें पहले डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलता था, विविधीकरण परियोजना चलती थी। इसके बाद में जब इसके अच्छे परिणाम आए तो ये बाद में 39 जिलों में और बढ़ाई गई, क्योंकि उस समय प्रदेश में 71 जिले थे। बाद में जो 4 जिले और नए बने और इस समय 75 जिले हैं, तो अब सब के सब 75 जिलों में ये योजना समान रूप से क्रियान्वित की जा रही है। प्रदेश के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। अच्छा उपाध्याय जी, इस योजना के अंतर्गत किस तरह के कार्यक्रम को चलाया है जिससे हमारे किसान भाई लाभान्वित हो सकें? देखिए, योजना के लाभ किसानों तक विभिन्न कार्यक्रमों के पहुंचाने के बारे में बताने से पहले मैं ये जरूर किसान भाइयों को बहनों को बताना चाहूँगा कि किसी भी नई प्रौद्योगिकी को, नई तकनीकी को अपनाने के लिए ये आवश्यक है कि उसके बारे में लोगों में जागरूकता आए, लोग उसका ज्ञान प्राप्त करें, उसके लिए जो आवश्यकता है उसे हासिल करें, लोगों के उसको अपनाने के लिए लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आए, और ये सब होने के बाद लोग नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए तैयार हों। इन सारी चीज़ों के लिए इसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कृषक प्रशिक्षण, जिसमें कृषक और किसान महिलाएं दोनों सम्मिलित हैं। जी। और कृषक प्रशिक्षण ये कई तरह से आयोजित करते हैं। कुछ प्रशिक्षण ऐसे होते हैं जो कि जनपद के अंतर्गत आयोजित करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रदेश के अंतर्गत प्रदेश स्तर की संस्थाओं में आयोजित करते हैं, और कुछ प्रशिक्षण ऐसे हैं जिनको कि अंतर्राज्यीय प्रशिक्षण की सीमा में लेते हुए राज्य के बाहर के जो संस्थान हैं या राष्ट्रीय संस्थान, उनमें जाकर के किसानों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाती है। जी। तो किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है, किस बारे में बताया जाता है? अब देखिए, पूरी जो किसानों की जो पूरी कृषि पद्धति है
उसमें किसान खेती भी करते हैं, बागवानी भी करते हैं, मछली पालन भी करते हैं, मुर्गी पालन भी करते हैं, दुग्ध विकास का भी काम करते हैं। तो जैसे जो जिस तरह के किसान हैं उनको जिस तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, अगर कोई समूह डेयरी का है किसानों का, ऐसे किसान तो उनको प्रशिक्षण के लिए प्रदेश के बाहर राष्ट्रीय संस्थान है करनाल में, उसमें भेजते हैं प्रशिक्षण के लिए। पूसा में IRI में लोगों को खेती के बारे में भेजते हैं। इसी तरीके से कोई पशु चिकित्सा के बारे में या पशुओं के पालन के बारे में, उसके बारे में अगर उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो उनको जो बरेली का इज्जत नगर का जो पशु चिकित्सा संस्थान है उसमें भेजते हैं। दलहन की खेती में अगर किसान इंटरेस्टेड हैं, उसमें इच्छुक हैं, तो उनमें प्रशिक्षण के लिए अपने यहाँ जो राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर में उसमें प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं। तो इस तरीके से जो अलग अलग ऐसे ही जो मछली पालन में या रेशम कीट पालन में जो किसान इच्छुक हैं उनके लिए उनसे संबंधित संस्थानों में भेजते हैं। जो प्रदेश के हैं उनमें भी भेजते हैं, प्रदेश के बाहर हैं उनमें भी भेजते हैं। मतलब कृषि से संबंधित जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं उनके संबंधित भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें यह है कि कृषि से मतलब केवल धान गेहूं या दलहन तिलहन की फसलों से ही मतलब नहीं है। इसमें जो औद्यानिक फसलें हैं, हमने जैसे बताया आपको गन्ना की फसल है, गन्ना के किसानों को भी प्रदेश के बाहर भेजते हैं, उनको भी प्रशिक्षण की व्यवस्था कराते हैं। और इस तरीके से जितने भी कृषि से जुड़े कार्य हैं, यानी कृषि पूरी फार्मिंग में किसानों की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनसे संबंधित उनको जैसे जैसे प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है उस तरीके से उनके समूह बना करके कृषकों को प्रशिक्षण के लिए बाहर भी भेजते हैं, प्रदेश के अंदर भी आयोजित करते हैं। उपाध्याय जी, हमारे जो किसान भाई हैं अगर इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो वो कहाँ संपर्क करें, किससे मिलें, कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? किसानों को ये बतलाना चाहेंगे कि कृषक प्रशिक्षण के अलावा इसमें प्रदर्शन भी आयोजित होते हैं और प्रदर्शन सभी तरह के आयोजित होते हैं। गन्ने पर भी प्रदर्शन आयोजित हैं, धान गेहूं की फसल पर प्रदर्शन आयोजित होते हैं, फसल प्रदर्शन आयोजित होते हैं। और इन प्रदर्शनों में 3,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को अनुदान की सुविधा उपलब्ध है, जिसका वो लाभ उठा सकते हैं। और इन प्रदर्शनों के माध्यम से उनको ये पूरी तकनीक की जानकारी दी जाती है शुरू से लेकर आद्योपरांत कि कैसी प्रजाति लें, कैसे बुवाई करें, कैसे सिंचाई करें, बीज शोधन कैसे करें, कीट और बीमारियों का नियंत्रण कैसे करें और किस तरीके से फसल की कटाई, मढ़ाई और उसका भंडारण किस तरह से करें। तो ये पूरी जानकारी शुरू से लेकर अंत तक की दी जाती है और इन प्रदर्शनों से के माध्यम से पूरी प्रौद्योगिकी किसानों के पास पहुँचती है। इसी प्रकार से जो किसान मछली पालन कर रहे हैं तो मछलियों पर भी प्रदर्शन आयोजित होते हैं, तालाबों पर उनको पूरी प्रौद्योगिकी बताई जाती है। तो इसी तरीके से गन्ना का है, सब्जी की है, फूल गोभी, गांठ गोभी, जितनी भी फसलें हैं उद्यान की, आलू, इनके भी प्रदर्शन आयोजित होते हैं ताकि किसानों के खेतों पर दूसरे किसान भी देखें और उससे देख करके उस पूरी प्रौद्योगिकी को वो अच्छी तरह से समझते हैं। और उससे एक लाभ ये होता है कि जब वो ये देखें कि एक किसान भाई हमारा साथी हमारे बगल का इस तरह से इस प्रदर्शन को आयोजित करके इतना उत्पादन और उत्पादकता ले सकता है तो हम भी ले सकते हैं। उपाध्याय जी, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।